शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का तीसरा और आखिरी कैबिनेट विस्तार शनिवार को हुआ। चुनाव से ऐन पहले हुए इस विस्तार के सियासी मायने आखिर क्या हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार। विंध्य महाकौशल बुंदेलखंड से जुड़े विस्तार के तार। जी हां, विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री, जबकि राहुल सिंह लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। बहरहाल ये विस्तार ऐसे समय हुआ है जब विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतने कम समय के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? ढूंढेंगे हर सवाल के जवाब को, लेकिन उससे पहले मंत्रियों की प्रोफाइल पर नजर डालते हैं, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। शुरुआत मंत्री पद की शपथ लेने वाले राजेंद्र शुक्ला से करते हैं। राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र के ताकतवर ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। विंध्य में सबसे ज्यादा 29% वोटर सवर्ण हैं, इनमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण हैं। एमपी में ब्राह्मणों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है। ये कुल वोट बैंक का 10% है। विंध्य की 30 में से 23 सीटों में ब्राह्मण आबादी 30% से भी ज्यादा है। 2018 में विंध्य की 30 सीट में से बीजेपी को 24 पर जीत मिली थी। अब बात मंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे मंत्री गौरीशंकर बिसेन की करते हैं। तो गौरीशंकर बिसेन 7 बार के विधायक हैं। गौरीशंकर बिसेन पवार समाज से ताल्लुक रखते हैं। पवार समाज की 35% आबादी बालाघाट और महाकौशल में है। 2018 में महाकौशल में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। 2018 में महाकौशल में बीजेपी 38 में से सिर्फ 13 सीटें ही जीत पाई थी। शिवराज सरकार में शपथ लेने वाले तीसरे मंत्री राहुल सिंह लोधी हैं। उनकी प्रोफाइल पर भी एक नजर डालते हैं। राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 60 पर लोधी वोटरों का प्रभाव है। बुंदेलखंड में उमा भारती का अच्छा खासा प्रभाव है। 2018 में बुंदेलखंड की 26 में से 17 सीटों पर बीजेपी जीती थी। इधर उमा भारती कई दिनों से लोधी समाज की भागीदारी का मुद्दा भी उठा रही थी। फिर बाद भी हमारी सरकार आने वाली है तो हम अभी विस्तार कर रहे हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद भी हम ही आने वाले और जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। अभी मंत्रिमंडल भी बदल तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये मैं समझता हूं कि उन क्षेत्रों के साथ मजाक है, विंध्य और महाकौशल, इसके साथ मजाक है कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पर जाते जाते, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं पूरा मधवेश, और जनता ने मन बना लिया है कि अगली बार बीजेपी का मंत्रिमंडल नहीं बनने देंगे, और मंत्रिमंडल बनेगा तो कमलनाथ जी का बनेगा। कैबिनेट विस्तार में विंध्य महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई है। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर विधानसभा की 84 सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी के पास अभी 54 सीटें हैं। बहरहाल कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण की छाप भी साफ तौर पर दिख रही है। इसे और अच्छे से समझने के लिए शिवराज कैबिनेट में जातीय समीकरण पर भी नजर डालते हैं। तो जानकारी के मुताबिक शिवराज कैबिनेट में 30% मंत्री क्षत्रिय हैं, मतलब कैबिनेट में 10 मंत्री क्षत्रिय हैं। 25% यानी सीएम सहित 10 ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। कैबिनेट में 4 एसटी और 3 मंत्री एससी वर्ग से हैं। कैबिनेट में ब्राह्मण कोटे से 3 मंत्री हैं। तो मौजूदा कैबिनेट विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी का वर्चस्व साफ दिख रहा है। हालांकि कैबिनेट में ओबीसी की भागीदारी के पीछे एक पूरा गणित है। मसलन एमपी में ओबीसी की 93 जातियां, 275 उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश में करीब 49% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। सामान्य के साथ आरक्षित सीटों पर भी ओबीसी निर्णायक है। चंबल से बुंदेलखंड और विंध्य तक ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। इन क्षेत्रों के 13 जिलों में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। इन जिलों की 61 सीटों में 40 बीजेपी और 19 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है। मौजूदा सरकार में 33 मंत्रियों में से 10 ओबीसी वर्ग से ही हैं। कमलनाथ सरकार में 29 मंत्रियों में 8 ओबीसी वर्ग से थे। 2018 में कांग्रेस ने 40% तो बीजेपी ने 39% ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। एमपी में इस वक्त अनारक्षित
146 सीटों में 60 पर ओबीसी विधायक हैं। एमपी विधानसभा में बीजेपी के 38 और कांग्रेस के 21 ओबीसी विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा और आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है और इस विस्तार के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनाव से बहुत ताल्लुक मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि आप आचार संहिता लगने के महीने भर पहले यदि 2-3 लोगों को ले लेते हैं कैबिनेट में केवल, तो इससे कोई बहुत चुनावी प्रॉस्पेक्ट्स आपके बेहतर हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। बेहतर होता, जो अपेक्षा थी कि कैबिनेट में एक बड़ा रिसफल होता, और ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो होती है उससे पार पाने की कोशिश होती। ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आती। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि कई अंचलों में कम प्रतिनिधित्व को लेकर रोष था, तो वहीं पुरानी बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं में नाराजगी भी बताई जा रही थी। हालांकि मुश्किल से 1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और तब कोई भी मंत्री नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन चुनाव नीति से नहीं बल्कि राजनीति से जीते जाते हैं और शायद इसलिए चुनाव से पहले सत्ता में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, रूठों को मनाने या फिर यूं कहे कि पुराने वादों को पूरा करने के लिए शिवराज कैबिनेट का विस्तार किया गया है। कैबिनेट का विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 महीने का ही समय बचा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना बीजेपी को कितना फायदा दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो ये है कि शिवराज कैबिनेट में अब 30% मंत्री क्षत्रिय हैं, मतलब कैबिनेट में 10 मंत्री क्षत्रिय हैं। 25% मतलब सीएम सहित 10 ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। कैबिनेट में 4 एसटी और 3 मंत्री एससी वर्ग से हैं। कैबिनेट में ब्राह्मण कोटे से 3 मंत्री हैं। एमपी में नेताओं के प्रचार से